कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, चूरू से बड़ी खबर, जहां गैंगस्टर संपत नेहरा को चूरू लाया गया है। भटिंडा हाई सिक्योरिटी जेल से संपत नेहरा को चूरू लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच संपत नेहरा को चूरू लाया गया, जहां जिला अस्पताल में उसका मेडिकल करवाया गया। रंगदारी और लूट मामले को लेकर गैंगस्टर से पूछताछ होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, कोतवाली में दर्ज रंगदारी और लूट मामले में गैंगस्टर संपत नेहरा को चूरू लाया गया है। इससे पहले जिला अस्पताल में यहां पर लाने पर संपत नेहरा का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, मेडिकल चेकअप किया गया और पूछताछ के लिए गैंगस्टर संपत नेहरा को अस्थायी जेल में यहां पर रखा जाएगा। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच गैंगस्टर को यहां पर लाया गया। तस्वीरें सबसे पहले, सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। गैंगस्टर संपत नेहरा वांछित मुकदमे में इसके खिलाफ केस को लेकर के जांच है और इसी पर पूछताछ होनी है, जिसके लिए भटिंडा हाई सिक्योरिटी जेल से इसे सुरक्षा के बीच लाया गया चूरू। चूरू लाए जाने के बाद इसका मेडिकल करवाया गया। अब इससे पूछताछ की जाएगी। इसके लिए एक अस्थायी जेल बनाई गई है, जहां पर इसे रखा जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इसे चूरू लाया गया। सबसे पहली तस्वीर, गैंगस्टर संपत नेहरा को पूछताछ के लिए एक मुकदमे में लाया गया चूरू, जहां पर इसे पूछताछ की जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच इस गैंगस्टर को यहां पर लाया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज शर्मा चूरू से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। मनोज, गैंगस्टर को चूरू लाया गया है, क्या जानकारी अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि चूरू के पंखा सर्किल पर 19 जनवरी 2022 को जो मोयल सैनिटरी और टाइल शोरूम है वहां लूट की वारदात हुई थी और साथ ही रंगदारी का जो प्रयास है वो किया गया था। जो गैंगस्टर संपत नेहरा है उसके द्वारा और वीडियो कॉल करके जो मार्बल टाइल व्यवसायी है उसको धमकी दी गई थी। इसी मामले के अंदर जो कोतवाली पुलिस है उसके अंदर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद अब जो गैंगस्टर संपत नेहरा है उसको भटिंडा की हाई सिक्योरिटी जेल से और प्रोटेक्शन वारंट पर कोतवाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जिसके बाद उसका स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अब सीधे ही और जो चूरू का राजकीय भरतिया जिला अस्पताल है वहां पर लाया गया, कड़ी सुरक्षा के बीच के अंदर, और यहाँ उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। साथ ही चप्पे चप्पे पे जो पुलिस के जवान और कमांडो हैं उनको तैनात किया गया था। बिल्कुल मनोज, लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बाड़मेर से बड़ी खबर, जहां पीजी कॉलेज के बाहर चल रहा छात्रों का धरना समाप्त हो गया है। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद यह धरना खत्म किया गया। बड़ी खबर, लगातार दिन भर प्रदर्शन का दौर चला। पीजी कॉलेज के बाहर छात्रों की ओर से लगातार नारेबाजी की जा रही थी, धरना दिया जा रहा था। अब आखिरकार यह धरना समाप्त कर दिया गया। प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद छात्रों ने धरना समाप्त कर दिया। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। कल शाम तक का ये आश्वासन है जब तक कार्रवाई होगी, और इसी दौरान बातचीत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ी और ये धरना खत्म करने का ऐलान किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, क्या अपडेट है धरने को लेकर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा सुबह से जो हंगामा और धरना चल रहा था वो पुलिस और प्रशासन की वार्ता के बाद में अब धरना समाप्त हो गया है। पुलिस और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि अगर लापरवाही है तो प्राचार्य के खिलाफ भी कार्रवाई की लिखा जाएगा, और अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के कल 5 बजे तक का समय दिया गया है, कल शाम तक। तब तक के लिए ये धरना स्थगित कर दिया गया है। जी, क्या मांगे थी इन छात्रों की, और जिस तरीके से पूरे दिन भर हंगामे की स्थितियां बनी रही, क्या अब उसका पटाक्षेप हो गया, मान लिया जाए? देखिए, पटाक्षेप हो चुका है, क्योंकि कार्यक्रम को लेके ही इनका विरोध प्रदर्शन था कि भाई एक संगठन विशेष के व्यक्तियों को बुलाया, स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया गया। तो ये प्राचार्य के ऊपर कहीं न कहीं आरोप थे कि प्राचार्य ने अपनी मनमानी करते हुए एक संगठन विशेष को बुलाया गया है, और उनकी आपसी रंजिश विधायक के साथ में थी, इसलिए स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया गया। तो इसी को लेकर के इनका विरोध था। और अब वो क्योंकि विरोध के बाद में जब जिस तरीके की स्थिति अब बदली, उसके बाद में इसमें एनएसयूआई और युवा कांग्रेस अब भी कूद गई, और उन्होंने फाइनली ये कहा कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बुलाया गया, एनएसयूआई को नहीं बुलाया गया। तो अब मामला शांत हो चुका है, कार्रवाई का आश्वासन दिया है, क्योंकि एक युवक घायल हुआ है, पथराव भी हुआ था युवकों द्वारा, और पुलिस की जो लाठीचार्ज में एक युवक घायल हुआ है उसको देखने के लिए विधायक भी पहुंची है। तो ऐसे में हो सकता है कि कल वार्ता के बाद में ये मामला शांत हो जाए।
बिल्कुल प्रेमदान, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पीजी कॉलेज के बाहर चल रहा छात्रों का धरना आखिरकार समाप्त हो गया है। पुलिस प्रशासन से बातचीत के बाद धरना समाप्ति का ऐलान छात्रों की तरफ से किया गया। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शेखावत पर बड़ा हमला बोला है। राजस्थान के सीएम गजेंद्र सिंह शेखावत बनने वाले थे, ये कहना है कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का। उन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत सीएम बनने वाले थे, लेकिन दिल्ली से पर्ची आ गई। 1 घंटे पहले जो व्यक्ति भोजन टेंट की व्यवस्था देख रहा था, उसको सीएम बना दिया गया। दिल्ली से आई पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम निकला, उसके बाद पर्ची सरकार बन गई। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान के सीएम गजेंद्र सिंह शेखावत बनने वाले थे, लेकिन दिल्ली से एक पर्ची आई। 1 घंटे पहले जो व्यक्ति भोजन और टेंट की व्यवस्था देख रहा था, उसको सीएम बना दिया गया। दिल्ली से आई पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम निकला, इसके बाद पर्ची सरकार बन गई है। क्या कुछ का सुनिए। भजनलाल जी खुद को ही पता नहीं पीछे की लाइन में बैठे थे और 1 घंटे पहले भोजन और टेंट की व्यवस्था संभाल रहे थे। वो उसको भी कह रहे हैं कि नहीं साहब देखो हमने ऐसा कर दिया। भाई कर दिया, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री बन गए, हमारे सबके मुख्यमंत्री हैं, 5 साल उनको आप उस कुर्सी पे विराजमान रखो, हम ये चाहते हैं, उम्मीद करते हैं। सवाल ये है कि क्या जनता ने इस बात के लिए मैंडेट दिया था? क्या जनता को जो चेहरा आपने दिखाया, जनता को कहा मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा तो मोदी जी को बनाओ मुख्यमंत्री पे। आप गजेंद्र सिंह जी इधर मुख्यमंत्री बन रहे थे, नहीं बन पाए, हमें भी अफसोस है। जोधपुर का एक मुख्यमंत्री और बन जाता, अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता, आपको भी अच्छा लगता, आपको बाइटें ज्यादा मिलती, काम भी होते। और इसी बीच जयपुर के शासन सचिवालय से बड़ी खबर, आईएएस आलोक गुप्ता सीएम के प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि आलोक गुप्ता को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। बड़ी जिम्मेदारी आलोक गुप्ता के कंधे पर दी गई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आलोक गुप्ता प्रमुख शासन सचिव थे ऊर्जा विभाग के, जिन्हें अब मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। ये बड़ी खबर, और इसे लेकर के कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। आदेश की कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आलोक गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं कोरोना काल में चलाई गई गहलोत सरकार की 210 करोड़ की घर घर औषधि योजना की अब जांच होगी। योजना के तहत कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रदेशवासियों को कई पौधे वितरित किए जाने थे। वन विभाग की पहली ही समीक्षा बैठक में वन मंत्री संजय शर्मा ने योजना पर सवाल खड़े किए, तो कई अधिकारी बैठक में ही बोल बैठे कि इस योजना के पौधे जब मिले ही नहीं तो आम जनता तक कैसे पहुंचाए जाते। वन मंत्री ने योजना पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि योजना की तह में जाना होगा। सरकार के इस कदम का पर्यावरणविद भी स्वागत कर रहे हैं। 5 वर्षों में जो भी फॉरेस्ट से जुड़े हुए कार्य हुए हैं उनकी सूची मैंने मांगी है, और मैंने सीधा कहा है कि मैं कहीं भी जाकर के इनकी जांच कर सकता हूं। आंकड़े सोच समझ के देना, हकीकत देना, और इस बात को हल्के में मत लेना। पिछले दिनों वन मंत्री ने कुछ वर्षों में हुए पौधारोपण के आंकड़ों को लेकर के नाराजगी जाहिर की, और औषधीय जो पौधे लगे उसकी उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पिछले 4 वर्षों में राजस्थान सरकार ने 15 करोड़ 6 लाख 15 हजार पौधे लगाए, जिसमें हजारों करोड़ रुपए की राशि खर्च की। गहलोत सरकार की घर घर वन औषधि योजना की नई सरकार जांच करवाएगी। योजना को लेकर के नए वन मंत्री संजय शर्मा ने स्पष्ट संदेश दिया है कि योजना को लेकर के हमें गड़बड़ी का अंदेशा है। इस योजना की अगर बात की जाए तो करीब 210 करोड़ की ये योजना थी। कोरोना काल में प्रदेशवासियों की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसे 4 अलग अलग प्रजाति के 8 पौधे प्रदेश की सभी एक तरह से आबादी को दिए जाने थे, और उस आबादी तक इस पौधे की पहुंच नहीं होने के सवाल पर जब रिव्यू बैठक में वन मंत्री ने सवाल खड़े किए तो खुद बहुत से वन अधिकारी इस बात से इनकार कर बैठे थे कि उन तक भी वन औषधियाँ नहीं पहुंची थी। फिलहाल योजना को लेकर के जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। जांच कितनी गहरी की जाती है और इस मामले में क्या निकल करके आता है, इसका सभी को इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब बात मुख्यमंत्री के दौरे की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज टोंक के दौरे पर रहे। हवाई मार्ग से ईसरदा बांध पहुंचे सीएम के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे।
ईआरसीपी प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण ईसरदा बांध की धीमी गति को रफ्तार देने के लिए अधिकारियों को सीएम ने निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और ईसरदा बांध परियोजना के अधिकारियों से बांध की प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेकर बातचीत की और आंकड़े जुटाए। टोंक में बनास नदी में बन रहे ईसरदा बांध का काम कर रही ओम मेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को 2024 में बांध का काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ईआरसीपी को लेकर के बयान दिया। कहा कि इस परियोजना पर केंद्र सरकार का विशेष फोकस है। ईआरसीपी परियोजना राजस्थान के लिए वरदान साबित होने वाली है। दिलावर साहब, ईआरसीपी परियोजना बेहद महत्वपूर्ण और नौनेरा एब्रा डैम करीब 80 से 90% के बीच काम इसका पूरा हो गया है। किस तेजी से दशा और दिशा बदलने का काम ये प्रोजेक्ट करने वाला है। सीएम और जल शक्ति मंत्रालय मंत्री दोनों ने विजिट किया है। देखो, ईआरसीपी बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इससे हाड़ूती नहीं, राजस्थान भर की दशा दिशा बदलेगी। लाखों किसानों को इससे लाभ मिलेगा। पेयजल के लिए पानी उपलब्ध होगा, इस धरती में पानी का रिचार्ज होगा और इसके कारण से बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। मैं समझता हूँ ये राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी। तो वहीं ईआरसीपी परियोजना को लेकर के आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21 जिलों को ईआरसीपी परियोजना का विशेष लाभ मिलेगा। राजस्थान के 21 जिले इससे लाभान्वित होंगे। 13 जिले जो पूर्ववर्ती 13 जिले थे, अब 21 जिले हैं। उन 21 जिलों के आने वाले 30 साल तक के पानी की डिमांड को मीट आउट करेंगे। जो प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार ने अपने खर्चे पर बनाने की बात की थी कि हम 15,000 करोड़ रुपए में बनाएंगे, राजस्थान की परिसंपत्तियों को बेच करके बनाएंगे, उसमें मात्र 3 जिलों अजमेर, जयपुर और टोंक के पीने के पानी की व्यवस्था थी। शेष 13 में से 10 जिलों के लिए न तो एक बूंद भी पीने का पानी था, न एक बूंद भी सिंचाई का पानी था। अभी विधानसभा में खड़े होकर के नेता प्रतिपक्ष और अन्य लोग बड़े जोर जोर से कह रहे थे कि हमारे सिंचाई का पानी खत्म हो जाएगा। तुम्हारी सरकार बना रही थी, उसमें तो पीने का भी नहीं था। नेता प्रतिपक्ष जिस जिले से आते हैं उसमें एक बूंद भी पानी उस जिले के लिए और उनके उस पूरे 10 जिलों के लिए एक भी बूंद पानी नहीं था। वो कह रहे थे कि 10 साल से राजस्थान 10 साल तक रोक के क्यों बैठे थे। परियोजना की परिकल्पना ही 2017 में शुरू हुई थी। 10 साल कैसे हुए थे और उन्होंने कहां से बैकवर्ड कैलकुलेशन किया था, तो वही गिनती बता सकते हैं। इसके अलावा जो 2 लाख हेक्टेयर नई कमांड बननी चाहिए, ये कल्पना की गई थी, वो 2 लाख हेक्टेयर की नई कमांड भी इसमें बनेगी और 80,000 हेक्टेयर का स्टेबलाइजेशन, जो लगभग 32 ऐसे छोटे बड़े बांध तालाब उनको भरने के माध्यम से होने वाला है, ये सब इसमें सुनिश्चित होगा। तो वहीं अगली खबर झुंझुनू से, जहां पर नवलगढ़ पुलिस पर पीड़ित को परेशान करने के गंभीर आरोप लगे हैं। जहां नवलगढ़ थाना इलाके के मैनास गांव का बुजुर्ग दंपति अपनी जमीन में चल रहे मकान के निर्माण को रुकवाने के लिए थाने के चक्कर काटने को मजबूर है। बुजुर्ग दंपति का आरोप है कि कोर्ट से स्टे होने के बावजूद मकान का निर्माण कर लिया गया। पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि पुलिस सुनवाई करवाने के बजाय धमकी देते हुए राजीनामा कराने का दबाव उन पर डाल रही है और पीड़ित के खेत में यह मकान बनाया जा रहा है, जिसे लेकर के पीड़ित अब दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मैं बुढ़ा मापन कड़े ले जाऊं, मन ये बताओ मेरा बाप से भी कौन चले जाए और हमारा भाई भी कौन, में 3 भाड़ा मन न्याय चाहिए, मेरी सुनवाई होनी चाहिए। ना मेरी पुलिस सुनवाई करे, ना मेरे कोर्ट सुनवाई करे। पुलिस तो मन ये बात कहेगा जा ले लग थाना सो कोर्ट स्टे की एक चीज क्यों है भी को जवाब चाहिए मन एक तो। और स्टे के बाद में पुलिस बड़े खड़ी छत गिरवाई बांका करने जा रहे और अब काम चल रहा है, पुलिस रोक रही कौन है और मन नहीं धमकी दे रही है उल्टी। तो वहीं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पुस्तक सनातन धर्म क्या है का विमोचन किया गया। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस किताब से सभी माता पिताओं को अपने अपने बच्चों को यह समझाने में आसानी होगी कि सनातन धर्म आखिरकार क्या है। इस मौके पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, मनोज तिवारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन धर्म क्या है पुस्तक का विमोचन किया।
इस मौके पर स्वामी चिदानंद, बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी और मनोज तिवारी भी मंच पर मौजूद रहे। अपनी किताब के विमोचन के मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन धर्म इंसान को इंसान बनाता है। धर्म धारणा का विषय प्राण है। सभी धर्मों से सनातन धर्म सर्वोपरि है। सीधी सी बात यह है, धर्म धारणा का विषय है। धर्म एक धारणा है, धर्म एक सिद्धांत है, धर्म एक विधा है, धर्म एक कृपा है, धर्म एक मूल तत्व है, धर्म एक प्राण है। जैसे शरीर को जीवंत रखने के लिए श्वास जरूरी है, वैसे ही इंसान को इंसान बनने के लिए सनातन धर्म जरूरी है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। और पूरे विश्व में हम किसी भी धर्म के या मजहब के खिलाफ नहीं, पूरे विश्व में सनातन ही सिर्फ धर्म है। क्योंकि अन्य मजहबों के जो भगवान है, पैगंबर हैं, उन्होंने यही कहा मैं भगवान का पुत्र हूं, किसी ने संदेशवाहक कहा, किसी ने दूत कहा। हम ये कहते, हमारा शास्त्र ये कहता, हमारा मत ये कहता, हमारे संत ये कहते, एक भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने गीता में महाभारत काल के मध्य खड़े होकर के अर्जुन के सामने ताल ठोक करके कहा, पार्थ मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए सनातन सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सब सनातन के हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। इस मौके पर सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संत जीवंत तीर्थ माने जाते हैं। धर्म को लेकर बच्चे पूछते हैं, लेकिन कई अभिभावकों को पता ही नहीं होता। धर्म पढ़ना तो दूर, पलटा भी नहीं जा सकता। आज अगर सनातन के खंडन का विचार है तो मंडन का विचार भी होना चाहिए। समस्या क्या हो गया कि एक विशेष प्रकार के विचार के कारण हमने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना क्या, पलटना भी छोड़ दिया। और इस कारण से अनेक प्रकार की चीजें और भ्रम हमारे मन में आकर स्थापित हो गए। अब दो प्रकार के विचार चल रहे हैं दुनिया में। एक है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, आपने सुना होगा, दुनिया भर में। फिर इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। तो यदि खंडन का विचार चल रहा है तो मंडन का भी प्रयास होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री की पुस्तक के विमोचन के मौके पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी मंच साझा किया। उन्होंने कहा कि संस्कृति का अर्थ लोग कम स्तर पर लगाते हैं, लेकिन ये काफी व्यापक स्तर पर है और सभी के लिए है। लोगों ने संस्कृत को गलत ढंग से देख लिया। लोगों को लगा संस्कृत ही किसी एक का है, जबकि हम पढ़ते क्या थे, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे की स्त्रियों को माता की तरह देखो, परद्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे के धन को मिट्टी ढेले की तरह देखो, आत्मवत सर्वभूतेषु। जैसा आप हो वैसे ही सभी जीवों को देखो। यह पश्यति स पंडित। विद्वान वो है, पंडित वो है जो ऐसा ही देखता है। तो मुझे तो लगा नहीं किसी धर्म के लिए है, हर धर्म के लोगों को ऐसे ही देखना चाहिए। इस मौके पर मौजूद स्वामी चिदानंद ने कहा कि इस पुस्तक के लिखने का मकसद सनातन को लेकर जागरूकता फैलाना है। लोगों को बताना है कि सनातन ही धर्मनिरपेक्षता है, सनातन ही मानवता है। सनातन है तो समता है, सनातन है तो समरसता है, और सनातन है तो ये संविधान है। और ये संविधान यही बोलता है जहां सब समान, सबका सम्मान, यही इस देश का स्वाभिमान और संविधान, वही है सनातन। और फिर लोग कहते हैं कि सनातन डेंगू है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। सनातन डेंगू है, सनातन मच्छर है, सनातन बीमारी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सनातन बीमारी नहीं है, सनातन तो इलाज है। इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी नेता नीलकांत बख्शी ने किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को इस किताब को लिखने में 2 साल का समय लगा है। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बच्चों को पता ही नहीं है कि सनातन धर्म क्या है। ये छोटी सी पुस्तक बताएगी कि सनातन धर्म क्या है। इस किताब का विमोचन इसलिए किया जा रहा है कि हमारी नई जनरेशन इस किताब को पढ़े और सनातन संस्कृति को समझे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी का फोकस लोकसभा चुनाव पर है और ऐसे में गांव चलो अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिस पर बीजेपी कोर कमेटी की पहली बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। रिपोर्ट देखिए। कोर कमेटी की बैठक में मिशन 25 की तैयारी। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन।
ये गांव चलो अभियान अभी 3 दिवसीय अभियान है, उसमें हम सभी लोग गांव में रहेंगे। हैट्रिक बनाने की तैयारी में बीजेपी। संगठन के विस्तार और कार्यक्रमों के बारे में चर्चा हो। क्या क्या जयपुर में कोर कमेटी की बैठक में चर्चा की गई कि कैसे बीजेपी मिशन 25 को फतेह करेगी। जीत की तैयारी को लेकर कई रणनीति बनाई गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने, नए मतदाताओं को पार्टी के करीब लाने पर चर्चा हुई, जिसके तहत अब बीजेपी शहरी मतदाताओं के साथ साथ ग्रामीण मतदाताओं पर भी पकड़ मजबूत करेगी और इसके लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत होने जा रही है। कार्यकर्ता हमारे हमेशा जनता के बीच रहते हैं, नेता भी जनता के बीच रहते हैं, तो उसको देखते हुए ही ये जो अभियान है, ये गांव चलो अभियान अभी 3 दिवसीय अभियान है, उसमें हम सभी लोग गांव में रहेंगे, कम से कम 24 घंटे गांव में रहेंगे और हर व्यक्ति, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक सब लोग। कुछ सामान्य बैठक है, सरकार बनने के बाद पहली कोर कमेटी की बैठक हुई है और भारतीय जनता पार्टी के जो अभियान चल रहे हैं, बस उसी के बारे में बात हुई। लोकसभा चुनाव में हम पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ जा रहे हैं और 25 की 25 सीटें हम जीत कर आएंगे। जनता से जुड़े हुए बहुत सारे अभियान है, मोदी सरकार की नीतियां हैं, विकसित राष्ट्र का संकल्प है, उन सभी बातों के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। गांव चलो अभियान में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गांव चलो अभियान 9 से 11 फरवरी तक चलेगा। अभियान में केंद्रीय मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गांव में जाकर 24 घंटे बिताएंगे और लोगों से फीडबैक लेंगे। रात में चौपालों का आयोजन होगा। केंद्र की योजनाओं के बारे में जनता को बताया जाएगा। इतना ही नहीं, जो लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा सके, उन्हें योजनाओं का फायदा दिलवाने पर जोर रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।